हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब ये सेशन है क्वेश्चन का, जिसका आप लोग हमेशा वेट करते हो। क्वेश्चंस, सर क्वेश्चंस करवा दीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे ट्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली गेट में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, लेकिन द कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू नो बिफोर सॉल्विंग ए क्वेश्चन मस्ट बी नोन बाय यू, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसके पीछे का बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए दो पार्ट में मैंने दो लेक्चर्स आपको करवाए हैं। इसके पहले वाले जिसमें आपको मैंने डबल रैंडम वेरिएबल या मोर देन वन रैंडम वेरिएबल को कैसे देखना है, उसका ज्वाइंट पीडीएफ बताता क्या है, ज्वाइंट सीडीएफ बताता क्या है, ये सारी चीजें आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो अब आपको ये क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने का। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी जो तीसरा पार्ट है ना, ये आपने अगर सीख लिया लगाना, तो जो आगे गेट के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके दो रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट करने के, वो आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहां से मैं आपको इतना अच्छा लॉजिक डेवलप करवाऊंगा। लॉजिक बिल्ड करना है, वंस यू डेवलप द लॉजिक जस्ट राइट द इंटीग्रेशन एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, हमेशा आएगा आंसर। और मैं इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूं, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम गेट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, है ना। लार्जेस्ट वाला कैसे निकालते हैं, दो गॉसियन रैंडम वेरिएबल आ जाएंगे, उसको कैसे डील करेंगे, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं ना। तो दो रैंडम वेरिएबल पे भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं और सारे हम ट्राई करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, खुद से ट्राई करिए और खुद से ट्राई करने के बाद आंसर निकालिए। तीसरे पार्ट में मुझे लगता है बहुत लोग फंस सकते हैं, तो आप आंसर देखिएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही देखो क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन हैं, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 क्वेश्चंस आर देयर, है ना। तो ये एक लेक्चर ही सफिशिएंट है इस 5 क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देगा। एक ही में 5 क्वेश्चंस है, यही मैं अलग अलग लेके आता, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो कहते 5 क्वेश्चन कर लिए, इसी को अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, आपने होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन देखिए, खुद से ट्राई जरूर किया करो। 2 रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू, ये ज्वाइंट पीडीएफ दिया है, और ज्वाइंट पीडीएफ में हम हमेशा कैसे देखते हैं दोनों रैंडम वेरिएबल को, विद एंड रिलेशन। ये चीज दिमाग में पहले चीज बैठा लो, ठीक है। ये रिलेशन दिया, अभी इसका भी मतलब मैं समझाऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पहले तो के ही निकालना है, फिर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, इसको कई बार मार्जिनल पीडीएफ भी कहते हैं, या सिंगल रैंडम वेरिएबल की पीडीएफ, उसको मार्जिनल पीडीएफ भी कहते हैं कई बार लैंग्वेज में। तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दैट इज इंडिविजुअल पीडीएफ्स ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई है, एंड वेदर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये कमेंट, ये भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देन यू हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी, और यहां 2 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी आ गई। और ज्वाइंट पीडीएफ को कैसे यूटिलाइज मैं कर सकता हूं फॉर फाइंडिंग दीज प्रोबेबिलिटीज, अब आप सीखने वाले हो बहुत अच्छे से, और यही मैं सिखाने की कोशिश, ये जो तीसरा पार्ट है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर आप लॉजिक सीख लिए तो आपके जो गेट के क्वेश्चन है ना, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह के, मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा उसमें, गेट टाइप के और डिफरेंट टाइप के खुद से फ्रेम, क्योंकि उस तरह का वही क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं, उस तरह के और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको मैं सोचना सिखा दूंगा, आप एकदम क्लियर हो जाओगे। अब एक एक करके करते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना, ठीक है। तो पहला पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है ये, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ दिया हुआ है, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना। ये अगर इस रैंडम वेरिएबल के ज्वाइंट पीडीएफ को ध्यान से देखो, क्या दिया है, अगर x और y 0 से 1 के बीच में है, मतलब x भी 0 से 1 के बीच में है और साथ में y भी 0 से 1 के बीच में है, देन ओनली यू गेट ए वैल्यू फॉर योर ज्वाइंट पीडीएफ फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड अदरवाइज फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ x एंड y यू विल गेट 0 वैल्यू फॉर द ज्वाइंट पीडीएफ। ये यही बता रहा है। जैसे मैं कहूं, अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हो f x y, ये चीज बड़ा समझना जरूरी है, ये ज्वाइंट पीडीएफ की रेंज क्या डिफाइन कर रही है, क्योंकि अगला जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें ये रेंज इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसमें इंडिविजुअल पीडीएफ निकालना है। अगर आप ढंग से नहीं सोच पाए तो आप गलत कर दोगे। एफ एक्स वाई क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट ले लूं -1 एंड 0.5, ये क्या बता रहा है कि x -1 है और y क्या है 0.5, उस पे इस पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 है। क्यों,
पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के एक्स प्लस वाई तभी है जब x भी 0 से 1 के बीच में हो, जो ये वाला पॉइंट है, और y भी जब 0 से 1 के बीच में हो, जो दूसरा वाला पॉइंट स्मॉल y है। देख लो ना, x और y 0 से 1 के बीच में है तभी। तो देखो यहां y तो है 0 से 1 के बीच में, लेकिन x इज आउटसाइड 0 से 1। तो जब दोनों होंगे इस रेंज में, x विल बी बिटवीन 0 to 1 और y भी बिटवीन 0 to 1, क्योंकि ये जॉइंट पीडीएफ और रिलेशन से जुड़ा हुआ है, देन ओनली इट प्रोड्यूस द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अदरवाइज 0। बाकी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप बनेंगे x और y के, जो इस रेंज के बाहर वाले हैं, उसके लिए 0। इसी तरह से आप ले लो x को 0.5, y को -1, ये 0 वैल्यू देगा, क्योंकि x तो 0.5 इस रेंज में है, लेकिन y आउटसाइड द रेंज 0, 1 है, तो ये वैल्यू क्या देगा? 0। जब x भी 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट होगा और साथ में y भी 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट होगा, देन ओनली इट गिव द वैल्यू अकॉर्डिंग टू k x प्लस y, अदरवाइज इट विल प्रोड्यूस द 0 वैल्यू, सिंपली पीडीएफ की वैल्यू। ये मतलब समझ में आ रहा है? ये चीज बहुत अच्छे से समझना, ये चीज बहुत अच्छे से, इसी पॉइंट को बहुत लोग मिस करते हैं, वो मतलब ही नहीं समझते कि ये क्या कहना चाह रहा है, कब वैल्यू 0 है, कब वैल्यू 0 नहीं, ये भी 0 है। ठीक है ना? तो अब देखते हैं ध्यान से। आपने एक चीज पढ़ी है कि डबल इंटीग्रेशन अगर मैं करूं ज्वाइंट पीडीएफ का बिटवीन द रेंज -∞ to ∞, y -∞ to ∞, f x y dx dy, तो ये 1 आता है, यहीं से हमें k की वैल्यू मिलेगी। अब ध्यान से आप देखो, जो ये ज्वाइंट पीडीएफ है, ये x 0 से 1 और साथ में y 0 से 1 के लिए ही नॉन जीरो है, बाकी हर जगह 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x 0 से 1 जब होगा और साथ में y भी 0 से 1 के बीच में होगा, देन ओनली दिस fxy इज नॉन जीरो, फॉर अदर रेंज ऑफ x एंड y इट विल बी 0, है ना? और अगर ये fxy xy 0 है तो इंटीग्रेशन तो 0 आएगा। समझ में आ रही बात? ये ध्यान से, जब x 0 से 1 होगा, और ये देखो जब भी डबल इंटीग्रेशन में जो आप लिमिट लगाते हो, ये सारी लिमिट और से जुड़ी होती हैं। ध्यान रखना कि x 0 से 1 वेरी कर रहा है और y भी 0 से 1 वेरी कर रहा है, मतलब x और y 0 से 1 के बीच में है, देन ओनली fxy xy हैज अ वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अदरवाइज फॉर एनी अदर रेंज। जैसे मैं यहां लिख दूं x from -1 to 1, 0 to 1 fxy xy dx dy, तो -1 से 1, 0 से 1, तो जब x -1 से 1 और y 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो हर जगह fx xy नॉन जीरो नहीं रहेगा। जब x -1 से 0 होगा और y 0 से 1 होगा, तब तो fxy xy 0 होगा, और x फिर 0 से 1 और y 0 से 1 होगा, तो fxy xy क्या होगा? नॉन जीरो होगा। इस डबल इंटीग्रेशन का मतलब भी समझो ध्यान से, इसको मैं मतलब समझा देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करने वाला आगे डबल रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन आप कितने इजीली कर लोगे। इस लिमिट को समझने की कोशिश करो, यही आपको नहीं समझाया जाता, इसीलिए आप फंसे रहते हो। ये लिमिट एंड रिलेशन से जुड़ी होती है जब भी डबल इंटीग्रेशन करते हो। क्या कह रहा है? x a से b वेरी कर रहा है और y c से d वेरी कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो? x के हर एक पॉइंट बिटवीन a और b के बीच में y c से d वेरी करेगा। ये डबल इंटीग्रेशन कैसे, समझ रहे हो? a से b के बीच में x की कोई वैल्यू मैं बीच में फिक्स कर देता हूं, a से b के बीच में कोई पॉइंट a प्लस b बाई 2, उस x की उस एक सिंगल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y c से d वेरी करेगा। x की कोई और वैल्यू ले लो a प्लस b बाई 3, उसके करस्पॉन्डिंग भी y c से d वेरी करेगा। x की कोई वैल्यू ले लो a माइनस b बाई 2, उसके लिए भी y c से d वेरी करेगा। तो x की हर एक वैल्यू बिटवीन a एंड b y c से d वेरी करेगा। तो ओवरऑल क्या हो गया? x a से b एंड y c से d। ये ध्यान से देखो, ये क्या बता रहा है? ये x की हर एक, अगर x की कोई वैल्यू a से b के बीच में ले लिया, ये क्या करो, x को हम a से b वेरी कर रहे हैं और साथ में y को c से d वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि x के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग a से b के बीच में y c से d वेरी कर रहा है। तो टोटल कितने सैंपल यहां पे हो जाएंगे? a से b के बीच में सारे x सैंपल मल्टीप्लाइड बाय c से d के बीच में y के सारे सैंपल, क्योंकि x से हर एक सैंपल के करस्पॉन्डिंग y c से d वेरी करेगा। फिर x का अगला सैंपल लोगे a से b के बीच में, फिर से y c से d वेरी करेगा। x का फिर अगला सैंपल लोगे a से b के बीच में, y फिर से c d से d वेरी करेगा। और ये एंड रिलेशन के साथ x ये और y c से d, फिर अगले x सैंपल के लिए y c से d, फिर अगले x सैंपल के लिए और y से c से d, तो हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग, और फिर ये ज्वाइंटली आप कैलकुलेट कर दे रहे हो। डबल इंटीग्रेशन यही होता है और कुछ होता नहीं है कि
इसके ए से बी के बीच में हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग सी से डी वाई वैल्यूज लेगा, वाई सी से डी सारी पूरी रेंज लेगा। तो इसीलिए टोटल अगर सैंपल देखोगे, जैसे ज्वाइंट पीएमएफ में देखते थे, रैंडम वेरिएबल यक्स अगर ले लो, एक रैंडम वेरिएबल वाई, तो यक्स के एक सैंपल के करस्पॉन्डिंग आप वाई के सारे सैंपल लेते थे, फिर यक्स का अगला सैंपल, फिर वाई का सारा सैंपल, फिर अगला सैंपल। वही चीज यहां भी कर रहे हो, डबल इंटीग्रेशन यही सिग्निफाई करता है। इसीलिए जब x की -1 से 1 रेंज ले लोगे तो फॉर x की रेंज -1 से 0 और y फिर से उसके करस्पॉन्डिंग 0 से 1 लेगा, क्योंकि अंदर वाला तो x की हर सैंपल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 0 से 1 y वेरी करेगा। तो जब x -1 से 0 होगा तो अगर आप यहां पे लिख देते ऐसे, ये इंटीग्रेशन क्या बताता कि x -1 से 1 वेरी कर रहा है और करस्पॉन्डिंगली हर x के सैंपल बिटवीन -1 से 1 y 0 से 1 वेरी कर रहा है, ये बताता। तो अब जब x -1 से 0 के बीच में है, जितने सैंपल x के -1 से 0 के बीच में है उसके करस्पॉन्डिंग भी y 0 से 1 वेरी करता है। इसको अगर मैं दो भाग में ब्रेक करता तो -1 to 0 प्लस 0 to 1 कर देता है, x को दो भाग में वेरी, और x के दोनों भाग के लिए y तो 0 से 1 ही वेरी कर रहा है। तो जब x -1 से 0 है और y 0 से 1 है तो उस रेंज के लिए पीडीएफ की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि x जब 0 से 1 है और साथ में y 0 से 1 है तभी पीडीएफ नॉन 0 है। तो अगर इसको -1 से 1 ले भी लेते तो -1 से 0 जब x है तब पीडीएफ की वैल्यू 0 है, करस्पॉन्डिंगली 0 से 1 के लिए, y 0 से 1 के लिए। तो उस रेंज में इंटीग्रेशन क्या आता? 0। तो ये नॉन 0 होगा जब fxy नॉन जीरो होगा, तभी ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। और fxy नॉन जीरो है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन व्हेन x इज वेरिंग बिटवीन 0 to 1 एंड y इज एट द सेम टाइम वेरिंग बिटवीन 0 to 1, देन ओनली दिस पीडीएफ इज नॉन जीरो एंड देन ओनली दिस इंटीग्रेशन विल एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है ना? ये क्या बता रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब समझ आ रहा है कि हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होता है, इसीलिए इसके सारे पॉइंट करस्पॉन्डिंगली इसके सारे पॉइंट सब पे समेशन कर दो, तब जाके ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पूरा है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का पूरा सैंपल स्पेस हो गया कि नहीं? x के हर सैंपल, अगर x केवल a से b के बीच में सैंपल लेता है और y केवल c से d के बीच में, तो x के हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y के सारे सैंपल लिए, फिर अगले सैंपल के करस्पॉन्डिंग y के सारे सैंपल लिए, फिर अगले सैंपल के करस्पॉन्डिंग y के सारे सैंपल लिए। तो जो डिस्क्रीट वाला उसको याद करो, टोटल कितने एलिमेंट्स होते थे? m एलिमेंट अगर x में, n एलिमेंट अगर y में, तो टोटल m इंटू n एलिमेंट्स। वही चीज यहां भी हो रही है। तो ये जो अगर x a से b के बीच में है, y c से d के बीच में है, सैंपल वैल्यूज ले रहा है, तो ये ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और पूरे सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी। ये एक सिंगल सैंपल की प्रोबेबिलिटी है, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के एक सिंगल सैंपल की प्रोबेबिलिटी है, उसको पूरे सारे सैंपल पे इस प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो ये 1 आएगा। इसीलिए ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या रही? 1। और मैक्सिमम सैंपल क्या हो सकते हैं? x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे सैंपल हो सकते हैं, इससे बाहर तो होंगे नहीं। y के -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे सैंपल हो सकते हैं। तो यहाँ आप ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के सारे सैंपल कंसीडर कर लिया। अगर x को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और y को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लिया, और वो फिर टोटल सैंपल स्पेस की ही प्रोबेबिलिटी बताएगा ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 1। दैट इज द लॉजिक, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं 0 to 1। 0 to 1 के बीच में क्या है? k इंटू एक्स प्लस वाई dx dy मस्ट बी इक्वल टू 1। k को बाहर रख लेते हैं। देखो इस इंटीग्रेशन को पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, x की लिमिट बाहर रखते हैं। y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x तो कांस्टेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में, तो x का इंटीग्रेशन x y आ जाएगा। x कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x इंटू 1, y का फैक्टर तो यहाँ नहीं, 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन y प्लस y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर बाई 2। इसकी लिमिट रख दो y की क्या, 0 to 1। ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, dx बचा हुआ है इज इक्वल टू 1 तो है ही, k 0 to 1। अब देखो 1 रखोगे y की वैल्यू, y की लिमिट है 0, 1 रखोगे तो यहाँ x बचेगा, 1 रखोगे यहाँ 1/2, x प्लस 1/2। 0 रखोगे तो यहाँ भी x इंटू 0 0, 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर बाई 2 0। तो ये बचेगा क्या, x प्लस 1/2 dx बिटवीन 0 to 1। अब इसको कर लो बेटा, क्या आएगा, k x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x स्क्वायर बाई 2 और 1/2 का 1/2x 0 से 1 इज इक्वल टू 1 दिया ही है। अब 1 रखो, 1/2 प्लस 1/2, 0 रखो तो 0/2 प्लस 0/2 0, तो ये आ गया ओवरऑल अन, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1।
k इंटू ये आ गया 1, k इंटू 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ k की वैल्यू पहले केस में कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कांस्टेंट k की वैल्यू इज नथिंग बट 1। आपने निकाल दिया। बात समझ में आ रही है? ज्वाइंट पीडीएफ को बस समझना है बेटा, जो समझ गया उसके लिए ये तीसरा पार्ट बहुत ईजी होने वाला है। उसी चीज को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लिमिट क्या सिग्निफाई करती है, वो क्या वैल्यूज दे रही है, वो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन बहुत होते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता ये चीज कह क्या रही है। जब कह क्या रही है पता ही नहीं है तो क्या समझोगे, है ना। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल पीडीएफ fxx एंड fyy। हम कैसे निकालते थे, हमें फार्मूला पता है। दूसरा पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड पार्ट। fxx इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों पार्ट हो जाएं तो ये तीसरा पार्ट हम फिर कर लेंगे। fxx, अगर हमें x का पीडीएफ निकालना है फॉर ज्वाइंट पीडीएफ, तो हमें ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ता था बिटवीन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, y। याद होगा, विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fxy xy dx dy, dx dy। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कैसे आप निकालोगे, कितने लोग इसको सही निकालने, कितने लोग गलत। अब देखो जो fxx है, ये क्या कह रहे हो, fxx आप क्या कह रहे हो कि भाई fxx की वैल्यू आपको निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये आप इंडिविजुअल पीडीएफ निकाल रहे हो ना, यही आधे लोग गलत निकालेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि पता ही नहीं आपको fxx निकालने का क्या मतलब है। ये फार्मूला लिखना बड़ा इजी है, लेकिन इससे जो एक्चुअल वैल्यू है fxx की कैलकुलेट करना, दैट इज द टफेस्ट पार्ट। क्योंकि आप अगर विजुलाइज नहीं कर पाओगे तो निकाल नहीं पाओगे, ये गारंटी लिख के दे दे रहा हूं। इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, वहां पे भी ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी, इंडिविजुअल पीडीएफ निकालना। और इस पे क्वेश्चन गारंटीज है, आएगा एग्जाम में, मुझे इतना लगता है कि ये आना चाहिए और आएगा। fxx ये क्या है, x रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ विच इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो fxx की वैल्यू आपको कहां से कहां पता होनी चाहिए, जो हर x की वैल्यू के लिए, हर स्मॉल x की वैल्यू के लिए fxx की वैल्यू पता होनी चाहिए। राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जितने स्मॉल x के पॉइंट हैं उन सब पे fxx की वैल्यू बता दोगे, तभी तो आपको कहोगे कि पीडीएफ मैंने रैंडम वेरिएबल x का बता दिया है, अदरवाइज तो नहीं बता पाओगे। सिंपल सी बात है भाई। x रैंडम वेरिएबल के जितने जो x रैंडम वेरिएबल का अगर पीडीएफ बताना है, इसका क्या मतलब, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है, तो x जितने x स्मॉल x कितनी वैल्यू ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उस सारे पॉइंट पे जब fxx को डिफाइन कर दोगे, तभी तो आपको मिलेगा क्या, तभी तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ। आप ध्यान से देखते हैं, यहीं पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अब देखो, अगर देखो इस इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, एंड x इज कांस्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन, x इज कांस्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना। ये fxy इट इज फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, but you have to perform the integration with respect to only y. So for this integration to perform, x is a constant. अब देखो, अगर मैं x को, x कहां से कहां वेरी करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर देखो ध्यान से, x को मैं लेस देन क्या ले लेता हूं, 0। x को अगर मैं लेस देन 0 ले लेता हूं, तब fxx की वैल्यू मुझे बतानी है। ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं CDF निकालना सिखाता था सारी रेंज के लिए, वैसे ये PDF डायरेक्टली इंटीग्रेट मत कर देना बेटा, बस कि y 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि y 0 से 1 के लिए ये है, गलत हो जाएगा सब। आपको सारी रेंज के लिए fxx निकालना है, राइट फ्रॉम x की हर वैल्यू के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में इस पीडीएफ की वैल्यू पता होनी चाहिए। देन ओनली यू हैव फाइंड आउट द ओरिजिनल पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, नॉट इन अदर केस। अगर मैं x लेस देन 0 ले लूं, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स वाई, लेट से कोई भी पॉइंट, मैं fxx की वैल्यू निकालना चाहता हूं हर उस पॉइंट के लिए जो x लेस देन 0 है। देखते हैं क्या होगा। जैसे लेट से -0.1 ले लिया, तो वो तो -0.1 ले लिया, fxx x इज इक्वल टू dy। अब ध्यान से बताओ, जो आपका ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है वो नॉन जीरो तभी है जब x भी 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट होगा और y भी 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज 0। तो जब x आपने लेस देन 0 ले लिया तो x तो 0 से 1 के बीच का पॉइंट ही नहीं है, तो fx y हैज टू बी 0 ओनली
और कोई केस बन ही नहीं सकता, फिर ये इंटीग्रेशन क्या आना है, जीरो ही आना है। फॉर ऑल द पॉइंट्स x लेस देन जीरो दिस इंटीग्रेशन हैज टू बी जीरो बिकॉज द जॉइंट पीडीएफ विल बी जीरो फॉर एनी x वैल्यू लेस देन जीरो, बिकॉज जॉइंट पीडीएफ ओनली एग्जिस्ट according to the formula k into x plus y when x is between 0 to 1, the point x is between 0 to 1 and point y is between 0 to 1, है ना। fxy, x और y एक पॉइंट है ना, जिस पे आप fxy की वैल्यू निकाल रहे हो, है ना। तो वो नॉन जीरो है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बिटवीन ओनली x भी 0 से 1 के बीच में है और y भी 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट। तो अब देखो y तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बहुत 0 से 1 के बीच का भी पॉइंट आ सकता है, क्योंकि y को आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी कर रहे हो, तो y निगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन x अगर निगेटिव है तो ये आपका fxy क्या है, जीरो, क्योंकि जब x भी 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट होगा और y भी 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट होगा तभी ये नॉन जीरो होगा, अदरवाइज जीरो, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो। तो आपका क्या मिला, हर वो स्मॉल x जो लेस देन जीरो है fxx विल बी जीरो। समझ में आई बात, जीरो, समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें जीरो। अब देखो ध्यान से, फॉर x 0 से 1 के बीच में ही ज्वाइंट पीडीएफ क्या है, नॉन जीरो। अगर x पॉइंट में आउटसाइड 1 ले लूं और आउटसाइड 0 तो fx जो ज्वाइंट पीडीएफ है वो इटसेल्फ जीरो हो गया, तो ये इंटीग्रेशन तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y। जब ज्वाइंट पीडीएफ ही fxy जीरो हो जाएगी जिन पॉइंट x के जिन पॉइंट्स के लिए, फिर तो ये इंटीग्रेशन जीरो ही आना है। तो आप दूसरा पॉइंट ले लो क्या, x ग्रेटर देन 1, ये भी पॉइंट ले लो। फॉर दिस ऑल्सो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन कोई पॉइंट लो, जैसे 2 ले लो, तो आप fxy 2y y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बाकी y वाले पॉइंट सारे क्या करोगे, वेरी करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में y जितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं। लेकिन x पॉइंट अगर आउटसाइड 0 से 1 है तो ज्वाइंट पीडीएफ हैज टू बी जीरो, बिकॉज ज्वाइंट पीडीएफ नॉन जीरो है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ओनली व्हेन x इज 0 to 1 एंड एट द सेम टाइम y इज आल्सो 0 to 1। जब दोनों 0 से 1 के बीच में पॉइंट होंगे तभी नॉन जीरो है, जब x आउटसाइड 0 से 1 हो ही गया तब तो ये जीरो ही आएगा, तो इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। अब देखो कौन सी रेंज बची, x लेस देन जीरो मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाले पॉइंट, x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से इन्फिनिटी, एक रेंज बची जिसके लिए fxx और निकालना है क्या, x बिटवीन 0 to 1, यही तो रेंज बची। क्या होगा, x बिटवीन 0 to 1, तो जब x पॉइंट आप 0 to 1 के बीच लोगे, अब उसके लिए fxx निकालने जा रहा हूं, तो आपने कहा इंटीग्रेट फार्मूला तो fxx का यही है, आप fxy, तो ये ध्यान रखना आप जब ये इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बहुत क्रिटिकली करना है, आधे लोग हवा ही नहीं लगेगी बस कैसे करना है। तो अब आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हो, अब आपने x पॉइंट ऑब्वियसली कहां लिया, 0 से 1 के बीच का पॉइंट है, उसके लिए निकालना चाहते हो। जैसे x कोई 0.5 पे निकालना चाहते हो fxx की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0.7 पे निकालना चाहते हो, x इज इक्वल टू 0.8 पे, x इज इक्वल टू 0.2 पे, तो आप यहां पे x की वैल्यू वही रख दोगे 0.2, 0.3, 0.4, क्योंकि इंटीग्रेशन तो y के रिस्पेक्ट में करना है, x तो कांस्टेंट है, तो 0.4। अब देखो जब x 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट है तो आपका ज्वाइंट पीडीएफ नॉन जीरो हो सकता है, कब, जब साथ में y पॉइंट भी 0 से 1 के बीच का हो। तो x तो 0 से 1 के बीच हो गया, अब अगर y 0 से 1 के आउटसाइड होगा तो भी आपका ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा, जीरो। अगर x पॉइंट में ले लूं 0.8 और y है आपका 2 से ऊपर वाला कोई पॉइंट, 2, 2.5 या 1 से ऊपर वाला पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3 अप टू जो भी पॉइंट इंफिनिटी तक हैं, उनके करस्पॉन्डिंग भी fxy क्या होगा, जीरो ही होगा। जब x पॉइंट भी 0 से 1 के बीच में होगा, y पॉइंट भी 0 से 1 के बीच में होगा, देन ओनली इट विल बी जीरो। तो जब y, आप x तो फिक्स कर दिए 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट, y को आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी कर रहे हो, तो जब y पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में होगा तब भी fxy जीरो होगा, क्योंकि y इज आउटसाइड 0, 1, और y जब होगा 1 से इन्फिनिटी के बीच में, देन ओनली दिस fxy विल बी जीरो। तो उस केस में इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो। दिस इंटीग्रेशन विल बी नॉन जीरो ओनली इफ जब y 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट होगा और x आपने ऑलरेडी 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट ले रखा है, तब ये fxy क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और क्या होगा, x प्लस y होता है ना। जब x 0 से 1 के बीच में और y 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट हो तो fxy इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो आपका क्या आएगा, kx x प्लस y, और k की वैल्यू 1 है, dy है कि नहीं। अगर x भी 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट हो, y भी 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट हो, तो आपका क्या आता है, fxy xy के बीच आता है। तो y आप 0 से 1 के बीच ले रहे हैं,
है ना, y 0 से 1 के बीच में ना इंटीग्रेशन, तो y पॉइंट अब 0 से 1 के बीच में, y 0 से 1 के बीच में y के जितने पॉइंट्स है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो अब y आप 0 से 1 के बीच का ही पॉइंट ले रहे हो, सारे पॉइंट, और x का पॉइंट तो कोई फिक्स पॉइंट है जिसपे आपको fx की वैल्यू निकालनी, वो 0 से 1 के बीच में है। तो इस y की इस रेंज के लिए और x फॉर 0 से 1 रेंज के लिए fxy नॉन जीरो होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x प्लस वाई डी वाई। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन कर दो y के रिस्पेक्ट में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1, और ये आंसर आ जाएगा 1 रखो y की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में, तो ये x का फंक्शन आना चाहिए x 1/2 x प्लस 1/2 और 0 रखोगे तो 0, तो आपका fxx आ कितना गया, fxx इज नथिंग बट x प्लस 1/2 फॉर x बिटवीन 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज। आया कि नहीं, ये पूरी डिफिनीशन है fxx की। अगर आपने ये पूरी डिफिनीशन निकाली है, केवल आपने fxx निकाल दिया x प्लस 1/2, तो वो गलत है। x प्लस 1/2 है कब, केवल x से 0 से 1 के बीच में, अदरवाइज क्या है fxx 0 है, बाकी x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 1 के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा। और देखो किसी पीडीएफ के अंदर टोटल एरिया अंडर करो 1 होना चाहिए, है ना, किसी पीडीएफ, किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है तो टोटल एरिया अंडर कर 1 होना चाहिए। देखो 1 आ रहा है कि नहीं, fxx नॉन जीरो है ओनली बिटवीन 0 to 1, तो एरिया 0 to 1 के बीच में ही नॉन जीरो होगा, बाकी जगह एरिया जब fxx ही 0 है तो 0 होगा। 0 to 1 x प्लस 1/2 dx, देखो ये कितना आता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 x, 0 to 1 रखो, देखो 1 रखोगे तो 1/2 प्लस 1/2 1, 0 रखोगे तो 0, ये 1 आ गया कि नहीं, आएगा। जब आप सही चीजें निकालोगे तो आएगा, आंसर को झक मार के आना है, कहीं भागना नहीं है। समझ में आ गई बात। सिमिलरली देखो एफ वाई वाई क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं क्या, जो लोग थोड़े से लॉजिकल हैं वो कह सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ नहीं, फॉर वाई बिटवीन 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज। ध्यान से देखो कुछ चेंज नहीं होगा, एफ वाई वाई लोगे जब, तो देखो जब भी y पॉइंट ग्रेटर लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा तो fxxy क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, बता ध्यान से। fxxy जो ज्वाइंट पीडीएफ है 0 होगा अगर y पॉइंट आउटसाइड 1 है या लेस देन 0 आउटसाइड 0 है, 0 ही होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो तभी है जब x पॉइंट भी 0 से 1 के बीच में हो और y पॉइंट भी 0 से 1 के बीच में हो। तो x y लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी 0 आएगा, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ ही 0, क्योंकि वहां इंटीग्रेशन बस क्या होगा, -∞ to इन्फिनिटी fxxy यहां dx आ जाएगा। तो ये x y लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 1 के लिए 0, एंड फॉर y 0 to 1 जब y पॉइंट 0 से 1 के बीच में हो जाएगा तो ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि y 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट आपने लिया। अब अगर साथ में x भी 0 से 1 के बीच का हो जाए तब ज्वाइंट पीडीएफ एग्जिस्ट करेगा, तो आपका अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ब्रेक होकर क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में जब y है तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा fxy xy, और किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ऑब्वियसली dx के रिस्पेक्ट में। अब फिर से 0 से 1 के बीच में x प्लस वाई, देखो अगर ध्यान से सिमेट्रिकल है कि नहीं, fxx निकाले थे तो x प्लस वाई का इंटीग्रेशन किए थे y के रिस्पेक्ट में बिटवीन 0 to 1, अब एफ वाई वाई निकाल रहे हो तो x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो 0 से 1 के बीच में, सिमेट्रिकल है, x की जगह y आ गया, y की जगह x, और ये एक्सप्रेशन भी x प्लस वाई ही है, सिमेट्रिकल सा आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो यहां से अब x के रिस्पेक्ट में करोगे x स्क्वायर बाई 2 y एक्स वाई, लेकिन x की लिमिट 0 से 1 रखोगे तो यही रह जाएगा y प्लस 1/2, सेम आएगा, x की जगह बस मैंने y रख दिया, क्योंकि x की भी रेंज 0 से 1 थी, y की भी रेंज 0 से 1 ही थी, और जो ये था ये सिमेट्रिकल टाइप का x प्लस वाई था, जैसा x में था एक्सप्रेशन वैसा y में था, x की पावर 1 था प्लस y की पावर भी 1 था, इसीलिए ये एक जैसा आया। क्योंकि देखो आपने एक बार fxxy का इंटीग्रेशन 0 से 1 के रिस्पेक्ट में dy के रिस्पेक्ट में किया, dy के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई, है ना, और एक बार 0 से 1 के बीच में ही किया x के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई का। अगर यही x की पावर मान लो x स्क्वायर प्लस वाई होता, यही एक्सप्रेशन लेट्स से fxxy x स्क्वायर प्लस वाई होता, तब fy अलग आता, fx अलग आता, इवन इफ द लिमिट इज सेम, जैसे क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन अगर 0 से 1 के बीच में dx के रिस्पेक्ट में करते और 0 से 1 के बीच में x स्क्वायर प्लस वाई का,
y के रिस्पेक्ट में करते दोनों चीजें अलग आएंगी, क्योंकि एक जगह x की पावर 2 है, एक जगह y की पावर 1 है, जबकि यहाँ fxy में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो दोनों सिमेट्रिकल एक जैसे हैं। y की जगह x रख दो, x की जगह y, तो ये एक्सप्रेशन सेम ही आएगा कि नहीं fxy का। अगर x और y को इंटरचेंज कर दो तो एक्सप्रेशन fxy का जो ज्वाइंट पीडीएफ का चेंज होगा क्या? नहीं। जबकि यहाँ ज्वाइंट पीडीएफ अगर ये है, x और y को अगर इंटरचेंज कर दो तो y स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो इवन इफ लिमिट इज सेम बट x एंड y आर नॉट, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है कि दोनों को इंटरचेंज कर दो तो सेम एक्सप्रेशन आ जाए। यहां दोनों को इंटरचेंज करने पे सेम एक्सप्रेशन आ जा रहा था, लिमिट भी सेम थी, इसीलिए fy वैसा ही आता जैसा fxx आता, ये दैट इज फॉर श्योर। बस x को y से रिप्लेस कर देते, क्योंकि x को y से रिप्लेस करने पे ज्वाइंट पीडीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो x और y एक तरह से सिमेट्रिकल नेचर के हैं और दोनों की लिमिट भी सेम है साथ में, इसीलिए जैसा fxx आया वैसा fy आना था, बस x को y से रिप्लेस करना था। इस केस में देखो नहीं आएगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे x³ 3 + xy 0 से 1, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y + 1/3, जबकि y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x² y + y² 2, तो 0 से 1 क्या आएगा? y की लिमिट रखो, ये x² + y² 2 1/2, देखो fxx आया x² के फॉर्म का, fyy आया y + 1/3 का फॉर्म का। x और y को इंटरचेंज करो सेम चीज आएंगी क्या? नहीं, यहाँ बस x की जगह y आ गया, तो वो सिमेट्रिकल नेचर की वजह से आया। अगर वो आप कॉमन सेंस से सोच लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये सब चीजें आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ तो सिमेट्रिकल था x और y में, अगर x और y को इंटरचेंज कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट भी सेम थी, इसीलिए जैसा fxx आया fyy आ जाएगा, क्योंकि हर इंटीग्रेशन में बस x की जगह y रखना है, y है ना बस, और रेंज बस x जहां जहां है वहां y से रिप्लेस करते जाओ, इंटीग्रेशन की वैल्यू भी सेम आ रही है और लिमिट भी सेम है, तो सारी चीजें बस x की जगह y होती जाएंगी जब fyy निकालेंगे तो, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर, ये दोनों चीजें आपने निकाल ली इंडी। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब बताना है कि whether x and y are independent or dependent, ये आपका क्वेश्चन जब एग्जाम में आता ये ज्वाइंट पीडीएफ देख के पूछ देते कि वेदर x एंड y आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, चार ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं, बोथ आर डिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट, कैन नॉट डिटरमाइन, नन ऑफ द अबव, पूछ लेते। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर f ज्वाइंट पीडीएफ हमने पढ़ा है इज इक्वल टू fxx इंटू fyy हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब x और y इंडिपेंडेंट हो। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं x और y इंडिपेंडेंट है। अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो हम लिख सकते हैं ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ, और हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। हमें अगर इंडिविजुअल पीडीएफ और ज्वाइंट पीडीएफ पता हो तो हम इंडिविजुअल पीडीएफ का मल्टीप्लिकेशन करें, अगर वो ज्वाइंट पीडीएफ के बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट, नहीं आया तो हम क्या कह देंगे? डिपेंडेंट। और ये चीज ध्यान में रखो, स्मॉल x और स्मॉल y पॉइंट्स हैं, स्मॉल x वेरी करता है -∞ से ∞, स्मॉल y वेरी करता है -∞ से +∞ तक, ठीक है ना। तो जितने x और y के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जितने x और y के पॉसिबल पॉइंट्स हैं, x और y को मिला के जितने पॉसिबल पॉइंट्स बन सकते हैं, अगर सारे पॉइंट पे fxy xy fxx इंटू fyy होगा तभी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट है, जैसे 0 से ∞ के बीच में जितने x और y के पॉइंट हैं उन सब के लिए fxy xy fxx इंटू fyy हो गया, लेकिन एट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1, अगर fxx इंटू fxy -1 x -1 y -1 इक्वल नहीं हुआ fxx एट x इज इक्वल टू -1 इंटू fy एट स्मॉल y इज इक्वल टू -1, तो ये ओवरऑल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई के जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सारे एक्स वाई पे अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए देन ओनली यू कैन से दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अगर बहुत सारे स्मॉल एक्स और वाई वाले पॉइंट पे ये सेटिस्फाई हो रहा है रिलेशन, लेकिन अगर एक भी ऐसा पॉइंट एक्स और वाई है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, जिसपे ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन दे विल बी सेड टू बी डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। तो हम देखते हैं हमारे पास एफ एक्स वाई एक्स वाई नॉन जीरो कब है। अब अगर ध्यान से देखो, फॉर
all the points x less than 0, x less than 0, x and x greater than 1, साथ में y less than 0 and y greater than 1। ध्यान से देखो, जितने पॉइंट्स हैं x लेस देन 0 वाले एंड y लेस देन 0 वाले, x ग्रेटर देन 1 वाले और y ग्रेटर देन 1 वाले, है ना, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। f एक्स वाई एक्स वाई क्या है? 0 है। जितने पॉइंट लाई करते हैं आउटसाइड x 0 से 1 के आउटसाइड x लाई करे और y 0 से 1 के आउटसाइड लाई करे, उन सब वैल्यूज के लिए f एक्स वाई एक्स वाई क्या है? 0 है। और ध्यान से देखो एफ एक्स एक्स भी 0 है अगर x आउटसाइड 0 है या x ग्रेटर देन 1 है, तो एफ एक्स एक्स 0 हो जाएगा इस रेंज के लिए, और एफ वाई वाई भी 0 हो जाएगा y लेस देन 0 या y ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अब देखो जितने पॉइंट्स हैं x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 1 वाले, y लेस देन 0, y ग्रेटर देन 1 वाले, इन सारे पॉइंट्स के लिए आपका एफ एक्स एक्स वाई भी 0 है और ये प्रोडक्ट भी 0 है। तो इन पॉइंट्स पे तो ये रिलेशन ट्रू हो गया कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। बट अब देखते हैं 0 से 1 रेंज में, 0 से 1 रेंज में ये है, 0 से 1 रेंज में ये है, और एफ एक्स वाई 0 से 1 रेंज में क्या है। हम पॉइंट्स ले लिए कौन से? 0 से 1 रेंज में x का कोई पॉइंट ले लिया और y ले लिया हमने, y पॉइंट भी हमने ले लिया क्या? 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट। तो इस केस में एफ एक्स वाई क्या आएगा? एफ एक्स वाई एक्स वाई। अगर x पॉइंट 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट लेते हैं और साथ में y पॉइंट भी 0 से 1 के बीच का ले रहे हैं, तो एफ एक्स वाई क्या आता है? x प्लस वाई आता है। ज्वाइंट पीडीएफ क्या कह रहा है कि ज्वाइंट पीडीएफ तो यही है ना, ये तो वेल डिफाइंड पीडीएफ है, एफ एक्स वाई x प्लस वाई के बराबर है। अब इस रेंज में हम देखते हैं प्रोडक्ट एफ एक्स एक्स का और एफ वाई वाई का। अगर x 0 से 1 के बीच का रेंज है तो एफ एक्स एक्स आता है x प्लस 1/2, और y 0 से 1 के बीच का है तो क्या आता है? एफ वाई वाई क्या आता है? y प्लस 1/2। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट x प्लस वाई के बराबर है क्या? नहीं। देखो x y 1/2x 1/2y प्लस 1/4। तो जब x 0 से 1 और y 0 से 1 के बीच के रेंज का है, तब एफ एक्स एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई। जबकि अगर x पॉइंट और y पॉइंट इस रेंज के बाहर के हैं, y है 0 और 1 के आउटसाइड, x भी 0 और 1 के आउटसाइड है, तब एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन फॉर दिस रेंज ऑफ x एंड दिस रेंज ऑफ y, एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा। तो जितने x y के पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट पे अगर ये ट्रू हो जाए रिलेशन, तभी कहोगे इंडिपेंडेंट है। कुछ पॉइंट पे सेटिस्फाई हुआ और अगर एक भी पॉइंट पे फेल हो गया तो डिपेंडेंट कहोगे, सारे पॉइंट पे पास होगा तभी इंडिपेंडेंट कहोगे, अदरवाइज डिपेंडेंट। तो ये दोनों कैसे हैं बेटा? डिपेंडेंट हैं। समझ में आई बात? तो लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें बहुत अच्छे से, और इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं ना। आपको पढ़ाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता, तो कैसे करोगे? तो ये क्लियर हो गया। ये कैसा है? दे आर डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, नॉट इंडिपेंडेंट। आगे भी क्वेश्चन करेंगे इस तरह का, इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट में आ सकते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं। आपने पीडीएफ भी फाइंड कर लिया, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी भी फाइंड कर लिया, लेकिन जो चीजें सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अब हम ये निकालते हैं, ये क्वेश्चन, ये जो कर लिया वो समझ लो लॉजिक सीख गया, और एंड वाला लॉजिक अभी हमको डेवलप करना है। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। इसको दो मेथड से करेंगे, तीनों पार्ट को दो मेथड से, और आपको लॉजिक डेवलप करना है कि रेंज रखते कैसे हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? तो चीजों को एकदम विजुलाइज करके क्रैक कर दो, एकदम हर चीज एकदम सिग्निफाई होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये पता होना चाहिए। जबरदस्ती का नहीं कि ऐसे हो रहा है शायद इसलिए कर रहे हैं, तो मुझे वो सब पसंद नहीं है बिल्कुल। अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं बेटा, एक एक करके करते हैं। पहले दो पार्ट हमने कर लिए, ये लेक्चर पूरा इसी क्वेश्चन को डिवेटेड है। आप दो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो गेट एग्जाम के, और ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये वाला इंडिविजुअल पीडीएफ अच्छे से फाइंड आउट करने आना चाहिए। ये रेंज जो एफ एक्स एक्स की और एफ वाई वाई की डिफाइन करना क्यों जरूरी था? क्योंकि वो किस रेंज के लिए नॉन जीरो है, किस रेंज के लिए जीरो, वो पता होना चाहिए था, तभी आप इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी चेक कर पाते। अगर रेंज ही नहीं पता तो कैसे चेक करते भाई? ठीक है, अब आ जाओ इस पे। क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी पहला वाला x ग्रेटर देन y है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है।
इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं, दो मेथड से करेंगे, ठीक है ना। अभी दो मेथड से, पहला मेथड देखते हैं जनरल लॉजिक मेथड, फिर इसको करेंगे, फिर ये कंडीशनल है, इसको तो ऐसे ही हवा में कर देंगे, है ना, इसको भी कर देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशनल वाला, ठीक है। ये तीनों पार्ट करोगे तो आप ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल से फैमिलियर हो रहे हो। लेट अस सॉल्व दिस x ग्रेटर देन y। आप ध्यान से देखो, जो रैंडम वेरिएबल x है वो जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है तभी आपका ये ज्वाइंट पीडीएफ क्या है, कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, अदरवाइज ये 0 वैल्यू दे रहा है। और जब y रैंडम वेरिएबल भी जो स्मॉल y के टर्म में वैल्यू लेता है, जब y रैंडम वेरिएबल 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, देन ओनली द ज्वाइंट पीडीएफ हैज सम वैल्यू, अदरवाइज अगर y 0 से 1 के आउटसाइड वैल्यू ले लेता है तो आपका ज्वाइंट पीडीएफ 0 है। x भी अगर रैंडम वेरिएबल x भी 0 से 1 के आउटसाइड वैल्यू ले लेता है तो उसका पीडीएफ क्या है, 0 है। तो x और y रैंडम वेरिएबल जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहे हैं, देन ओनली योर ज्वाइंट पीडीएफ विल एग्जिस्ट। इफ x and y are taking value outside 0-1 range, then this joint PDF is 0, ज्वाइंट पीडीएफ 0। और मैंने कहा था जब भी आपको दो रैंडम वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप एंड रिलेशन पहले फाइंड आउट करो। एंड रिलेशन से अगर एक रेंज दी हो, आपके रैंडम वेरिएबल x की रेंज दी हो और एंड रिलेशन के साथ आपके रैंडम वेरिएबल y की रेंज दी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन कर देना है उस x की और उस y की रेंज के करस्पॉन्डिंग डबल इंटीग्रेशन में, और आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन y में x की क्या रेंज है और y की क्या रेंज है, किस x की रेंज और किस y की रेंज के लिए x हमेशा y से ज्यादा होगा, ये वो मैं रेंज पता कर लूं और उस रेंज के करस्पॉन्डिंग ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज द लॉजिक, सबसे पहला लॉजिक। बहुत लोग बहुत सारी चीजें खींच के बताएंगे, आप लॉजिक में जाओ, डेवलप द लॉजिक, थिंग्स आर वेरी सिंपल, है ना। अब ध्यान से देखो, आप कह रहे हो जो x रैंडम वेरिएबल है वो 0 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू लेगा तभी ये ज्वाइंट पीडीएफ नॉन जीरो होगा, अदरवाइज अगर 0 से 1 के आउटसाइड वैल्यू लेता भी है तो उसके लिए पीडीएफ ही 0 है, फिर तो इंटीग्रेशन 0 ही आएगा। उन वैल्यूज को कंसीडर करने का कोई मतलब है नहीं, हम हमेशा उन वैल्यूज पे कंसंट्रेट करेंगे हमेशा जिनके लिए पीडीएफ या ज्वाइंट पीडीएफ नॉन जीरो है, क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि तभी नॉन जीरो पीडीएफ के लिए ही एरिया अंडर करो कुछ आएगा, जीरो पीडीएफ के लिए तो 0 आएगा। तो ये x रैंडम वेरिएबल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं लॉजिक लिख रहा हूं सीधे, और फिर दो मेथड से करेंगे, दूसरा मेथड भी सीखेंगे, दूसरा मेथड लोग सिखाते हैं, मैं उसको भी सिखाऊंगा और ज्यादा बेहतरीन तरीके से। y भी जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है तभी पीडीएफ नॉन जीरो, और x भी जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है तभी आपका पीडीएफ नॉन जीरो है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप मान लो जो रैंडम वेरिएबल है x, वो कोई वैल्यू ले लिया स्मॉल x बिटवीन 0 to 1, x कोई भी वैल्यू ले रहा है, क्या एक स्मॉल x वैल्यू ले रहा है बिटवीन 0 to 1। अब आपको कहना है, आपको क्या बताना प्रोबेबिलिटी कि x ग्रेटर देन y है, तो या y लेस देन x कह सकते हो, दोनों चीजें सेम है, प्रोबेबिलिटी दैट y लेस देन x। तो x वैल्यू ले लिया कोई 0 से 1 के बीच में एक सिंगल वैल्यू x ले लिया, क्या कह रहा है, x कोई वैल्यू ले लिया 0 से 1 के बीच में स्मॉल x, कोई स्मॉल x के टर्म में वैल्यू ले रहा है, कैपिटल Y स्मॉल y के टर्म में, है ना, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल स्मॉल y इसके। तो आप रैंडम वेरिएबल x एक स्मॉल x वैल्यू ले लिया बिटवीन 0 to 1, क्योंकि 0 to 1 के बीच में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब अगर y ये कोई पॉइंट होगा ना, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लिया, लेट से 0.2 ले लिया, 0.3 ले लिया, कोई भी सैंपल वैल्यू ले सकता है, x 0 से 1 के बीच में कोई भी सैंपल वैल्यू ले सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ नॉन जीरो है, वो वैल्यूज ले रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी ले रहा है ना। इस रेंज में जब वैल्यू x ले रहा है तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने जब इंडिविजुअल पीडीएफ भी जो निकाला तो fx जो रैंडम वेरिएबल x की पीडीएफ नॉन जीरो थी, कब, ओनली फॉर स्मॉल x बिटवीन 0 to 1। तो जब रैंडम वेरिएबल x 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेता है तभी उसकी पीडीएफ नॉन जीरो है, बाकी जगह उसकी पीडीएफ 0 है, तो बाकी जगह वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी 0 है, पीडीएफ 0। y भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेता है तभी उसकी पीडीएफ नॉन जीरो, अदरवाइज पीडीएफ 0, मतलब आउटसाइड 0 1 उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो जहां प्रोबेबिलिटी 0 उनको कंसीडर करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में कोई योगदान तो देंगे नहीं टोटल में। अब x ने कोई वैल्यू ले ली, लेट्स से 0.2 0.3, मान लो ये 0.7 पॉइंट है, x ने कोई सैंपल वैल्यू ले ली 0.7 बिटवीन 0 to 1। अब अगर y 0 से 0.7 के बीच में अगर वैल्यू लेगा तो y लेस देन x हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से बताओ सोच के। अगर x कोई वैल्यू ले रहा है 0 से 1 के बीच में, कोई पॉइंट 0 से 1 के बीच में ले रहा है,
0 से 1 के बीच में, तो x कोई पॉइंट ले लिया उसने, दैट पॉइंट कुड बी 0.7, 0.6, 0.8। अगर ये 0.8 वैल्यू ले लिया तो साथ में y क्या ले ले, 0 से 0.8 के बीच में वैल्यू, तो हमेशा y लेस देन x होगा कि नहीं। तो x कोई सिंगल पॉइंट अगर 0 से 1 के बीच में ले रहा है, लेट्स से 0.9, और y क्या ले ले, इस 0.9 के करस्पॉन्डिंग y 0 से 0.9 के बीच में कोई वैल्यू ले ले, तो y हमेशा लेस देन x होगा कि नहीं। x कोई अगर वैल्यू स्मॉल x ले लिया और y कहां से कहां ले ले वैल्यू, 0 से x के बीच में, तो y विल ऑलवेज बी लेस देन x होगा कि नहीं। ध्यान से बताओ, ये जैसे ये 0.5 ले लिया वैल्यू x ने, और x फिर y क्या ले ले, 0 से 0.5 के बीच में वैल्यू ले रहा होगा अगर y, तो y विल ऑलवेज बी लेस देन x। तो x की किसी वैल्यू x के लिए अगर y 0 से x के बीच में वैल्यू लेता है, देन y विल ऑलवेज बी लेस देन x होगा कि नहीं। सिंपल सी बात बताओ, x कोई वैल्यू स्मॉल x लेता है 0 से 1 के बीच में, उस x वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर y 0 से x तक कोई वैल्यू ले, तो देखो ये x पॉइंट ले लिया और y अगर इस रेंज में वैल्यू ले 0 से x के बीच में, देन y विल ऑलवेज बी लेस देन x। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी हो क्या जाएगी, ध्यान से मैं इसको दो तरीके से करूंगा। अभी देखो, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट x कोई वैल्यू ले ले 0 से 1 के बीच में, आप क्या कह रहे हो, x कोई भी वैल्यू ले ले 0 से 1 के बीच में, एंड साथ में देखो एंड लगेगा, और x कोई वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में x, तो उसी को मैं लिख रहा हूं x हैज टेकन एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, और साथ में क्या ले ले y 0 से x के बीच में वैल्यू, तो y लेस देन x हो जाएगा कि नहीं। और होना चाहिए x कोई वैल्यू x ले, जैसे ही बिटवीन 0 to 1 y साथ में क्या वैल्यू ले ले, 0 से x के बीच में वैल्यू ले ले, तो ये हमेशा y लेस देन x होगा कि नहीं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इफ y टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0 to x, देन y विल बी लेस देन x होगा हमेशा, एंड y टेक्स द वैल्यू बिटवीन क्या 0 to स्मॉल x, देन y विल ऑलवेज बी लेस देन x। इस कंडीशन में y विल ऑलवेज बी लेस देन x। x कोई वैल्यू ले ले 0 से 1 के बीच में, उस हर x की हर वैल्यू के लिए देखो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, मैं बता रहा हूं। देखो x कोई वैल्यू ले ले 0 से 1 के बीच में, और साथ में y क्या ले ले 0 से x के बीच में वैल्यू। देखो ये इसका मतलब क्या है, अभी बहुत लोग इसको समझ नहीं पाए होंगे इस रेंज को, यही लिखना है और यहीं से आंसर आ जाएगा। हम हमेशा पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और x के रिस्पेक्ट में लिमिट रखेंगे, वो तो x के फॉर्म में आ जाएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके 0 से 1, तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या हो रहा है, x हैज टेकन एनी वैल्यू बिटवीन, जैसे देखो ये इंटीग्रेशन बता क्या रहा है, समझने की बात करना। अगर x कोई वैल्यू ले लेता है 0 से 1 के बीच में, लेट्स से 0.5, ये इंटीग्रेशन क्या बताता था, मैंने बताया था, जो ये डबल इंटीग्रेशन क्या बताता है, x का कोई एक पॉइंट ले लें 0 से 1 के बीच में, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से यहां। x का अगला पॉइंट ले तो y उसके करस्पॉन्डिंग वेरी करेगा यहां से यहां, x का अगला पॉइंट ले तो y उसके करस्पॉन्डिंग 0 से यहां वेरी करेगा, x का कोई यहां पॉइंट ले 0 से 1 के बीच में, तो y उसके करस्पॉन्डिंग, तो x के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y 0 से x वेरी करेगा। तो अब ध्यान से देखो, जितने x कहां से कहां वैल्यू ले सकता है विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी 0 से 1, तो x जितने पॉसिबल वैल्यू ले सकता है उन सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग हमें y लेस देन x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। ऐसा थोड़ा ना कि x की एक वैल्यू के लिए, तो हमने x की पूरी रेंज ले ली 0 से 1 के बीच में। अब x कोई भी वैल्यू इसमें इस रेंज में ले लेगा, लेट्स से 0.5, तो उसके करस्पॉन्डिंग y कहां से कहां वैल्यू लेगा, 0 से 0.5, और देखो 0.5 के करस्पॉन्डिंग अगर y 0 से 0.5 वैल्यू लेता है तो y लेस देन x है। फिर x का अगला पॉइंट 0.6 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग फिर से ये y कहां से कहां लेगा रेंज, 0 से 0.6, क्योंकि वो x के टर्म में रेंज ले रहा है, x जो पॉइंट ले रहा है 0 से x तक वो वैल्यूज ले रहा है, 0 to 0.6, 0.6 के करस्पॉन्डिंग y 0 से 0.6 तक रेंज लेगा, 0 से कहां तक रेंज लेगा, 0.6 तक, तो ये वो 0.6 के करस्पॉन्डिंग पूरी प्रोबेबिलिटी आ गई कि नहीं, 0.6 के करस्पॉन्डिंग y लेस देन x वाली प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर x 0.7 ले लोगे तो ये y वेरी करेगा 0 से कहां 0.7 तक, तो ये वो वाली प्रोबेबिलिटी आ गई, x के 0.7 वाले सैंपल के करस्पॉन्डिंग y लेस देन x की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह से x 0.8 वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग
y लेस देन x की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x का 0.8 ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन कहां से कहां वेरी कर गया, 0 से 0.8, तो वो वाली प्रोबेबिलिटी आ गई। तो जितने x हैं फ्रॉम 0 to 1 उन सबके करस्पॉन्डिंग y की क्या क्या रेंज होगी जिसके करस्पॉन्डिंग y लेस देन x हो, उन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें, देन वी गेट द प्रोबेबिलिटी y लेस देन x हो जाएगा कि नहीं, समझ में बात आ रही है। तो देखो ध्यान से, तो x के जितने सैंपल हैं 0 से 1 के बीच में, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y 0 से x अगर वेरी कर जाए तो आपका उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y लेस देन x होगा, और जितने पॉसिबल ऐसे सैंपल हैं x के उन सबके करस्पॉन्डिंग y को 0 से x वेरी करूं, है ना, तो y लेस देन x आता जाएगा, और उन सबको ऐड कर दूं तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि नहीं। तो वही क्या है, समेशन को इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि यहां पे क्या है, कंटीन्यूअस टाइप में वैल्यू ले रहा है ना। तो हमेशा समझ में आई, यही है, ये प्रोबेबिलिटी जो a to b c to d होती है ना, जिसका मतलब समझाया था, वो वही चीज है, वही प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो इस तरह से आपको करना है, बस लॉजिक डेवलप करना है कि एक की पूरी रेंज आपको कंसीडर करने पड़ेगी ज्यादातर केसेस में। एक रैंडम वेरिएबल की तुम पूरी रेंज ले लो जो उसकी एक वेल डिफाइंड इनिशियल और अपर लिमिट है, तो x 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले ले इस तरह से, और उस हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y कहां ले, 0 से x वैल्यू ले, और वो जो वैल्यू ले रहा है उसको स्मॉल x से दिखा दो कि 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू x ले रहा है, उन सारी वैल्यू 0 से x के बीच में जितने स्मॉल x पॉसिबल हैं सबके करस्पॉन्डिंग y 0 से x वैल्यू ले ले, तो ये और उन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी y लेस देन x, क्योंकि हर x पॉइंट जो 0 से 1 के बीच में x का होगा उसके करस्पॉन्डिंग y अगर 0 से x वैल्यू ले तो y लेस देन x है। तो ये सारे पॉइंट पे अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। कुछ विजुलाइज हो रहा होगा, ठीक है ना। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर देते हैं 0 to 1, अभी दूसरे मेथड से भी करेंगे 0 to x, और ऑब्वियसली x पॉइंट क्या है, 0 से 1 के बीच का ही पॉइंट है, ये x पॉइंट हमेशा 0 से 1 के बीच का ही पॉइंट है ना, dx dy, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 to x है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया x y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बिटवीन लिमिट 0 to x, और फिर 0 से 1 के बीच में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। यहाँ x रख दो y की जगह, ये x स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर बाई 2, ये 0 हो गया। अगला y 0 रखो तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया, 3/2x स्क्वायर, है ना, 3/2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं फिर x के रिस्पेक्ट में, तो x क्यूब बाई 3 3 कैंसिल, बचेगा x क्यूब बाई 2 1/2 बाहर, x क्यूब 0 to 1, है ना। मैंने सारा एक बार में ही सॉल्व कर दिया, 0 to 1 रख लो, ये 1/2 आ गया आंसर। तो व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y, 1/2 है प्रोबेबिलिटी x से, x के y से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ठीक है। ये एक लॉजिक आया, इस लॉजिक को अंदर से दिमाग में दौड़ाने की कोशिश करो, इसी तरह से करते हैं। तो हमेशा एक रैंडम वेरिएबल की पूरी रेंज ले लोगे, पूरी रेंज में अगर वो कोई एक सिंगल पॉइंट लेता है, उस हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दूसरा रैंडम वेरिएबल कहां से कहां पॉइंट ले, कहां से कहां रेंज कंसीडर करे, ताकि मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाए, टोटल कॉम्बिनेशन मिल जाए जिसमें y लेस देन x है। वही आपको ढूंढना था और आपने ढूंढ दिया और आपका आंसर आ गया 1/2, बहुत आसानी से, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका कैसे करते हैं, देखो आप x ग्रेटर देन y की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप पहले इक्वल टू साइन ले लो, हमेशा ग्रेटर देन या लेस देन है तो पहले उस रिलेशन को इक्वल टू के फॉर्म में लिख लो। अब इस लाइन को प्लॉट करो, इस रिलेशन को, x को रैंडम वेरिएबल x को x एक्सिस पे ले लो तो y को y एक्सिस पे ले लो, या y को x एक्सिस पे ले लो, x को y को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लो, x को वर्टिकल एक्सिस पे, इट डजंट मैटर, लेकिन ज्यादातर हम x को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेते हैं, y को वर्टिकल एक्सिस, है ना। तो इस रिलेशन को, है ना, y इज इक्वल टू x एक रिलेशन है ना, y या तो x का फंक्शन है या x y का फंक्शन है, इट डजंट मैटर, है ना। तो इस लाइन को प्लॉट करो y इज इक्वल टू x को, तो मैं क्या, x 0 से 1 के बीच में ही जब है तभी नॉन जीरो उसका पीडीएफ है, तो मैं x की कौन सी रेंज कंसीडर करूंगा, केवल 0 से 1 वाली, बाकी रेंज के लिए x का पीडीएफ ही 0 है तो बाकी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो x जब 0 से 1 वेरी कर रहा है तो y इज इक्वल टू x रिलेशन क्या बता रहा है, y कहां से कहां वेरी करेगा बताओ, ये अभी काम आएगा इस वाले में सॉल्व करने में, ये वाली चीज, या x + 2y वाले केस में आएगा ये काम, क्योंकि यहाँ प्योरली
ये वाला रिलेशन, ये जो दूसरा मेथड है ये काम आएगा x + 2y, क्योंकि अब यहाँ x और y ओरिजिनल नहीं रहे, x तो x ही रहा, y 2y हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा चीजें, ठीक है ना। तो देखो 0 से 1 और 1 पे ये क्या वैल्यू लेगा 1, यही तो है रिलेशन, y = x। अब देखो x कोई वैल्यू लेता है स्मॉल x बिटवीन 0 to 1, अगर कोई वैल्यू लेता है x स्मॉल x हमेशा स्मॉल x के फॉर्म में वैल्यू लेगा, y हमेशा स्मॉल y। अगर वो वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इसी रेंज में प्रोबेबिलिटी है, तो y क्या वैल्यू लेगा, स्मॉल x वैल्यू लेगा उसके करस्पॉन्डिंग इस रिलेशन से, y = x रिलेशन से। अब ध्यान रखो, अगर x 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेता है स्मॉल x, तो y वैल्यू ले रहा है स्मॉल x के बराबर। अब अगर y वैल्यू ले ले, अगर x कोई वैल्यू लेता है स्मॉल x बिटवीन 0 to 1 और y वैल्यू ले स्मॉल x के बराबर, तो आप कहोगे y = x है। आप ध्यान से देखो, अगर x कोई वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में स्मॉल x और y भी ले ले क्या वैल्यू स्मॉल x, तो आप क्या कहोगे y = x है कि नहीं। x जैसे इस कैपिटल X ने स्मॉल x वैल्यू ले ली और y ने भी स्मॉल x वैल्यू ले ली इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे y = x है कि नहीं। x वैल्यू ले रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल Y भी स्मॉल x वैल्यू ले रहा है, तो आप कहोगे y = x है। आपको क्या चाहिए, y < x। तो अगर रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू लेता है और y देखो अगर यहां वैल्यू ले ले 0 से x के बीच में, तो y < x है कि नहीं, क्योंकि जब x स्मॉल x वैल्यू लिया तो y अगर स्मॉल x वैल्यू ले रहा है तो x के बराबर हो जा रहा है, तो अगर y x से नीचे वैल्यू ले ले तो वो x से लेस हो जाएगा कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक लगाओ इस लाइन से, देखो इस लाइन पे x कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में x वैल्यू लेता है, अगर उसके करस्पॉन्डिंग y स्मॉल x वैल्यू ले लिया तो y = x है। और अगर इस स्मॉल x के करस्पॉन्डिंग x कोई वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में स्मॉल x, इसके करस्पॉन्डिंग अगर y 0 से x के बीच में वैल्यू ले ले तो y क्या है कैपिटल X है कि नहीं, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X से लेस है कि नहीं, क्योंकि y जब x स्मॉल x है तो y को x के बराबर होने के लिए स्मॉल x वैल्यू लेनी पड़ रही है, और अगर y स्मॉल x से कम वैल्यू ले लेगा तो x तो स्मॉल x वैल्यू ले चुका है ना, और y अगर स्मॉल x से कम वैल्यू ले लेगा तो y < x है कि नहीं। सिंपल सी बात बताओ, y < x है कि नहीं, है ना। तो आप ध्यान से देखो, फॉर अगर x की x वैल्यू के लिए y x वैल्यू ले लिया तो y = x है, और अगर y x से नीचे वैल्यू ले लिया तो y < x है। अगर y यही x वैल्यू ले लेता तो y स्मॉल x से ज्यादा वैल्यू ले लेता, तो आप कहते हैं कि y x है ना। सिंपल सी बात है। तो x की किसी वैल्यू 0 से 1 के लिए अगर y 0 से x के बीच में वैल्यू ले लेगा तो y < x होगा और इसी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, डबल को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, समझ में आई, यहां से आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि x अगर ये ले ले तो वैल्यू, तो ये क्या है, ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आया ना रिलेशन, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, और ये ग्राफ क्या है y = x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर किसी x वैल्यू के लिए अगर ये यहां से नीचे वैल्यू लेगा तो x हो जाएगा y, और यहां से ऊपर वैल्यू लेगा तो, क्योंकि ये पॉइंट जो है x के करस्पॉन्डिंग x पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की x वैल्यू के लिए y = x है, दैट इज y = x है, कैपिटल Y कैपिटल X है। और अगर y इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y अगर यहां से नीचे वैल्यू लेता तो ऑब्वियसली क्या हो जाता, वो y < x हो जाता है, y < x, और इससे ज्यादा वैल्यू तो y x है ना। सिंपल सी बात है, देख लो ना, ये < x कब वैल्यू लेता, y = x का स्लोप 1 है, अगर यही 1/2 स्लोप हो जाए, 1/3 स्लोप हो जाए तो लाइन ये क्या आ जाएगी इसके नीचे। तो x के करस्पॉन्डिंग जब वो नीचे वैल्यू लेगा, स्मॉल x से नीचे वैल्यू लेगा y, तो y < x है कि नहीं, y 1/2x है, y 1/3x है, y 1/4x है। ये x की किसी x वैल्यू के लिए y क्या लेगा, x/2 वैल्यू, x/3 वैल्यू, x/4, तो y क्या है <x है ना। तो y जब भी इस रेंज में वैल्यू लेगा मतलब क्या है, जो किसी x के करस्पॉन्डिंग y अगर x 0 से x के बीच में वैल्यू ले रहा है मतलब क्या है, y और x के बीच में कैसा रिलेशन है, ये स्लोप है <, जो यहाँ पे स्लोप 1 था तो ये लाइन थी, इससे कम स्लोप वाली लाइन यहाँ आएगी, तो देखो इससे कम वाली स्लोप लाइन यहाँ आएगी, कहीं यहाँ आएगी, कहीं यहाँ आएगी, तो इससे कम वाली स्लोप लाइन क्या होगी, 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे कम स्लोप वाली लाइन है। और उनके करस्पॉन्डिंग x के करस्पॉन्डिंग y कहाँ वैल्यू लेगा,
x से नीचे ही लेगा, क्योंकि ये यहीं कट कर जाएगा ना, यहाँ कट किया, यहीं कट कर गया या यहीं कट कर गया। तो जब y 0 से x के बीच में वैल्यू लेगा तो y विल बी लेस देन x, क्योंकि y होगा 1/2x या 1/3x या 1/4x, एंड 1/2x 1/3x 1/4x इज लेस देन x, है ना। तो ऑब्वियसली y लेस देन x हो जाएगा, है ना। तो इस लॉजिक को थोड़ा सा समझिए ग्राफ से भी, है ना, 2 डायमेंशनल, ठीक है, समझ में आ गई। फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते, 1/2 आंसर आ जाता। लॉजिक समझ में आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब दूसरा पार्ट करते हैं, पहला पार्ट आपका खत्म हो गया।